जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। और इस बार ये जो टॉपिक है वो सोसाइटी के ही आगे वाली क्लासेस का टॉपिक शुरू होने वाला है। तो अगर आप हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर आप देखने के बाद कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इस इनिशिएटिव के बारे में फिर से बता देना चाहता हूँ। हमारा ये जो इनिशिएटिव है इसमें हम चाहते हैं कि लगभग 12 से 13 क्लासेस में हम कंप्लीट सोसाइटी यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ है आंसर राइटिंग। और इस वीडियो के एंड में भी एक आंसर आपको मिलेगा। उस आंसर को आपको लिख के मुझे मेल आईडी पे सेंड करना है, उसकी इवेल्युएटेड कॉपी आपको मिलेगी। और उसके बाद जो आंसर सबसे बेस्ट होंगे उसका नेक्स्ट वीडियो में रैंक अनाउंस किया जाएगा कि किस व्यक्ति ने सबसे अच्छा आंसर लिखा है। यदि आपने पुराने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पुराने वीडियोज़ आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक और सरप्राइज़ यहाँ पे आप लोगों को देना चाहता हूँ, खासकर उन बच्चों को जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। उनके लिए एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ है कि पिछली बार जो नोट्स प्रिंटेड और टाइप्ड नोट्स आए थे, इस बार वो नोट्स पूरी तरीके से ऑथेंटिकेटेड नोट्स में बदल चुके हैं। तो ये इसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। जितना धीरे धीरे बेटर कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी को कोई इशू ना आए। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन या सामाजिक संस्था। अब इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे हमको फैमिली पढ़ना है, फैमिली के बाद मैरिज पढ़नी है, उसके बाद किनशिप पढ़नी है, परिवार पढ़ना है, विवाह पढ़ना है, रिश्तेदारी पढ़नी है, और आखिरी में जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा तो बहुत सारी ऐसी इकाइयाँ होती हैं, जैसे महिलाएं हो गई, चिल्ड्रंस हो गए, बुज़ुर्ग लोग हो गए, एलजीबीटी कम्युनिटी हो गई, माइनॉरिटी हो गई, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं वो हो गए, ओबीसी हो गए, अन्य पिछड़ी जातियां हो गई, ऐसे लोग जो नशे की समस्याओं से ग्रस्त हैं वो हो गए, और शारीरिक रूप से जो विकलांग लोग हैं वो हो गए। तो ये समाज के कुछ अलग अलग ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसे भाग होते हैं ये समाज के, जिनको अपने दिमाग में, अपने माइंड में एक सेंटर पे रख के आपको बहुत सारे आंसर्स बनाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपसे एक चीज़ बोली जाएगी कि ग्लोबलाइजेशन का या वैश्वीकरण का हमारे इंडिया पे या समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। तो जो आप इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बताओगे, उस इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स आप डाल सको। तो वो स्टेक होल्डर्स कैसे डालोगे आप, जब आपको पता होंगे कि भारत में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन, एक सामाजिक इकाई, आखिर सामाजिक संस्था आखिर होती क्या है। तो सामाजिक संस्था का सिंपल मतलब है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा स्ट्रक्चर, इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी लाइक फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन एक्सेट्रा दैट फुलफिल्स द नीड ऑफ द सोसाइटी। एक ऐसी संस्था जो सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करती है, एक ऐसी संस्था जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। सामाजिक संस्थाएं परिवार, शिक्षा, धर्म आदि जैसी समाज की संरचनाएं हैं जो समाज की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। इससे ज़्यादा हमको इसके बारे में कुछ नहीं जानना है। बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। यहाँ पे जो पेपर में आने हैं वो दो ही मुख्य इंस्टीट्यूशंस हैं, एक है फैमिली, परिवार, और एक है मैरिज। मैरिज में भी वो जनरली क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड कोई इशू होगा, उस पर ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि सिलेबस में है तो थोड़ा बहुत हम टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा किनशिप। किनशिप को सीधी भाषा में बोलें तो रिश्तेदारी या फिर खून के संबंध, जो परिवार के लोगों से ब्लड रिलेशंस होते हैं उसको बोला जाता है किनशिप। मामा, भतीजा, चाचा, जिसको हम आजकल नेपोटिज्म भी बोला जाता है। नेपोटिज्म एक फिनोमिना है, एक प्रक्रिया है जिसमें परिवार के लोगों को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो किनशिप का मतलब क्या है। किनशिप सिस्टम रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये सबसे, आप कह सकते हो, बेसिक, सबसे नॉर्मल इकाई है समाज की, विच इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब होता है सार्वभौमिक है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि उसकी माँ ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके फादर ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके मामा, चाचा, कोई रिश्तेदार ना हो। कहीं ना कहीं से तो उत्पत्ति हुई होगी, तो कोई ना कोई रिलेशन होता ही है, इसीलिए सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल रिलेशन है। और ये
सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। ये किसी भी व्यक्ति के समाजीकरण के लिए, सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट्स आपको नोट्स में एज इट इज लिखने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, फैमिली is the first social institution। परिवार जो होता है वो पहली संस्था, सामाजिक इकाई होती है जिससे मूल्यों का या वैल्यूज का डेवलपमेंट होता है। वैल्यूज कहाँ से आती हैं? परिवार से आती हैं। और परिवार जो बनता है वो किनशिप से बनता है, परिवार जो बनता है वो रिश्तेदारी से बनता है। इसीलिए परिवार को क्या कहा गया है कि ये सामाजीकरण का, किसी व्यक्ति के सामाजीकरण का सबसे पहली इकाई है, सबसे बेसिक इकाई है। ये नॉर्मली आप रीड कर सकते हो। रिश्तेदारी प्रणाली बुनियादी सामाजिक संस्थाओं में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। रिश्तेदारी सार्वभौमिक है। उदाहरण के लिए पिता पुत्री, भाई बहन आदि के बीच एक उचित स्वीकार्य भूमिका संबंध को परिभाषित करती है। सिंपल, एकदम सिंपल पकड़ के चलना है इसको, ज़्यादा हमको इसमें वो नहीं, डीप नहीं जाना है कि यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं चीज़ों को। किनशिप ऑल्सो डिसाइड्स हु कैन मैरी विथ whom एंड वेयर। रिश्तेदारी ये भी तय करती है कि कौन सा व्यक्ति किससे विवाह करेगा, किसके साथ शादी करेगा और कब शादी करेगा। ये चीज़ भी किससे पता चलती है? रिश्तेदारी में। लेकिन खासकर कहाँ पे? जहाँ पे टैबू स्टैब्लिश्ड होता है, जहाँ पे अन्य जगहों पे विवाह करना वर्जित होता है, उस स्थान पे जो ये वाली रिश्तेदारी होती है ये काम आती है। आज के समय में ये वैल्यू चेंज हो गई होगी, ऑब्वियस सी बात है। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, इंटरकास्ट मैरिजेस वगैरह होने लगी हैं, तो ये वैल्यू लगातार चेंज होती चली जा रही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये इतना ही था, इससे ज़्यादा हमको किनशिप में कुछ नहीं पढ़ना है। रिश्तेदारी इतनी ही है। 3 चीज़ें जो रिश्तेदारी में पढ़नी है कि ये एक सार्वभौमिक इकाई है, ये हमको सामाजीकरण करती है एक इंडिविजुअल व्यक्ति का, और ये मैरिज डिसाइड करती है, ठीक है। ये इट इज़ अ यूनिवर्सल एंटिटी, इट डिसाइड्स वेयर टू मैरिज एंड whom टू मैरिज। along with this it is the first agent of socialization, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैरिज। और मैरिज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैरिज से आप मान के चलिए एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जनरली मैरिज अभी क्यों आने वाला है मैरिज से क्वेश्चन, क्योंकि जो रिसेंट गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, फीमेल की एज को मैरिज के लिए 18 से 21 कर दिया है। तो क्योंकि ये मैरिज एक्ट में जो चेंज हुआ है, और ये सभी के लिए हुआ है, ऐसा किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं हुआ है, ये सभी जातियों के लिए हुआ है, तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हम देखते हैं मैरिज क्या है। मैरिज इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। ये तो हमने एक घिसा-पिटा डायलॉग बना लिया कि सभी जगह आएगा कि जो विवाह होता है ये एक सामाजिक इकाई है, किनशिप भी सामाजिक इकाई है और परिवार भी एक सामाजिक इकाई है। तो मैरिज इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। ये इम्पॉर्टेंट है टू सेटिस्फाई फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ मेन एंड वुमेन, ठीक है। हिंदी में पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है। हिंदी में लिखा है कि विवाह पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। बात समझ में आ रही है? यह एक ऐसा रिश्ता है जो सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त है और रिवाज और कानून द्वारा स्वीकृत है। It is a relationship which is socially approved and sanctioned by custom and law. It is also more or less universal social institution. ये भी कुछ ना कुछ तरीके से एक सार्वभौमिक इकाई है, क्योंकि विवाह की जो परंपरा है वो दुनिया के हर समाज में देखने को मिलती है। तो विवाह आखिर क्या है? विवाह पुरुष और महिलाओं के बीच एक ऐसी सामाजिक इकाई है जो उन्हें सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल सभी चीज़ों के लिए उनकी जो नीड्स है उनको पूरा करती है। साथ ही साथ ये कस्टम्स और लॉ के द्वारा वैलिडेटेड है, इनके द्वारा इनको संस्कृति के द्वारा इसको लागू किया जाता है।
ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पे पता चलती है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज। मैरिज कितने प्रकार की होती है, तो आगे बढ़ने से पहले यहीं पे समझ लेते हैं थोड़ा सा मैरिज कितने प्रकार की होती है। ठीक है, मैरिज को ज़्यादा ये प्रकार वाला इतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हम धीरे से समझ लेते हैं मैरिज कितने प्रकार की होती है। एक मैरिज होती है हमारी जिसको कहा जाता है मोनोगेमी। एक मैरिज होती है जिसको कहा जाता है मोनोगेमी, इसको मतलब हिंदी में इसका मतलब है एकल विवाह। और एक मैरिज होती है जिसको कहा जाता है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी इसका मतलब होता है बहुविवाह। सिंपल मीनिंग समझे, मोनो का मतलब होता है एक, जब एक व्यक्ति किसी एक से ही विवाह करता है उसको कहा जाता है मोनोगैमी। जब एक व्यक्ति कई लोगों से विवाह करता है तो उसको कहा जाता है पॉलीगैमी। ठीक है, अब ये मोनोगैमी और पॉलीगैमी भी अलग अलग तरीके से बढ़ सकती है। जैसे मोनोगैमी तो भाई लड़का लड़की से करे, लड़की लड़के से करे, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन पॉलीगैमी में यदि एक मेल कई फीमेल से शादी करे तो उसके लिए नाम अलग हो जाता है। ठीक है, और यदि एक फीमेल कई मेल्स के साथ शादी करे तो उसका नाम अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम ये चीज़ें देखते हैं, मैं एग्जांपल्स भी दूंगा आपको इसके कि कहाँ पे कौन से एग्जांपल्स लिखने हैं हमको। तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज में। तो टाइप्स ऑफ मैरिज में मोनोगैमी इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच मैन एंड वुमेन रिमेन्स मैरिड टू ओनली वन वुमेन। केवल एक व्यक्ति या एक महिला के साथ या एक पुरुष के साथ जब शादी होती है उसको कहा जाता है मोनोगेमी। लेकिन यदि किसी या तो हस्बैंड चले गए या वाइफ चले गए, उस केस में यदि दूसरी शादी कर ली जाती है तो उसको पॉलीगेमी नहीं बोला जाएगा, उसको बहुविवाह नहीं बोला जाएगा। इट इज़ ऑल्सो अ मोनोगेमी, क्योंकि एक टाइम पे एक ही व्यक्ति के साथ वो हैं। लेकिन जब पॉलीगेमी होती है उसमें क्या होता है, मेन एंड वुमेन आर परमिटेड टू मैरी मोर देन वन वुमेन और मेन। एक महिला या एक पुरुष से ज़्यादा शादी करने की अलाउंस या जिसको आप कह सकते हो अनुमति होती है। अब यहाँ पे भी इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक होती है पॉलीगनी और एक होती है पॉलीएंड्री। तो पॉलीगनी का मतलब होता है बहुविवाह। जब पॉलीगनी का मतलब होता है जब एक मेल कई लोगों से शादी करे, कई फीमेल से शादी करे। और एक होता है बहुपतित्व या फिर पॉलीएंड्री, जिसमें एक फीमेल कई मेल्स के साथ शादी करे। एग्जाम्पल देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सोसाइटी में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डालने होते हैं और इन मटेरियल्स में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं। तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए ये एग्जाम्पल्स। अगर आप मेरे साथ इस इनिशिएटिव में हैं तो आप नोट डाउन कर ही रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। क्या एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे? सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीगैमी का एक एग्जाम्पल। अब पॉलीगैमी के एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हमारे राजा, किंग, एंशियंट किंग्स, जिसमें हमको पता चलता है कि एक जो मेल है उनकी 4-4 या 5-5 बीवियां होती हैं। उदाहरण के लिए अर्जुन, सभी को पता है अर्जुन, अर्जुन की 2 वाइफ्स थी। एक कौन थी? सुभद्रा। एक कौन थी? सुभद्रा। और दूसरी कौन थी? द्रौपदी। दूसरी कौन थी? द्रौपदी। तो एक थी सुभद्रा, एक थी द्रौपदी। सिमिलरली आप और भी बता सकते हो। उदाहरण के लिए जो राजा दशरथ थे उनकी 3 वाइफ्स थी उनकी, वो भी बता सकते हो आप। तो एग्जाम्पल देने हैं आपको। लेकिन यही चीज़ जब हम बताएंगे कि पॉली ये तो एंड्री हो गया, जब पॉलीगनी की बात करेंगे कि बहुविवाह की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल आ जाता है द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे। साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आप डाल सकते हो, ट्राइब्स में, आदिवासियों में जो नागा जनजाति है, नागा जनजाति है, वहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है। ठीक है, तो जो गारो खासी जयंतिया की जनजातियां हैं वहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है कि वहाँ पे एक महिला कई पुरुषों से विवाह करती है। यहाँ तो हमको ये सिंपल चीज़ समझ में आ गई होगी अभी तक। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन मैरिज सिस्टम। क्या चीज़ें शादी विवाह का जो पूरी पहचान है उसमें बदल गई हैं। सबसे पहले चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ मैरिज। अब जो प्रकार है मैरिज का वही बदल गया है। पहले क्या होता था, पॉलीगैमी, पॉलीगनी, ये सब लीगल था।
लेकिन आज के समय क्या ये लीगल है? नहीं, आज के समय मोनोगेमी लीगल है। और ऑब्वियस सी बात है, पहले आप एक तो संभाल लो तब तो आप दूसरी तीसरी शादी करोगे। इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन निर्वाह करने का जो खर्च है वो इतना बढ़ गया है कि एक विवाह करने के बाद ही आप आगे परिवार नहीं चला सकते हो। तो नाउ अडेज मोस्टली मोनोगेमस मैरिजेज आर एक्सेप्टेड या प्रैक्टिस्ड, केवल एकल विवाह ही प्रचलन में चल रहा है। तो ये हमारा एक फॉर्म चेंज हो गया है, चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ मैरिज, विवाह के रूप में परिवर्तन, ये हमने देख लिया। मटेरियल आपको मिल जाएगा, मटेरियल की चिंता बिल्कुल ना करें। चेंजेस इन एम एंड पर्पस ऑफ मैरिज। अब प्राचीन काल में जो भारतीय सनातन धर्म है उसमें जो शादी होता था उसका मतलब था धर्म, शादी करना धर्म की पूर्ति करना माना जाता था। अर्थ, धर्म, काम, ये जो काम व्यवस्था थी ना, इसमें बोला जाता था कि अर्थ, धर्म और काम जो थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ है उसमें मैरिज करी जाती है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम जिसकी बात कही जाती है, गृहस्थ आश्रम, ये एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ठीक है, नोट करते चलना। गृहस्थ आश्रम, इसको माना जाता था कि ये हिस्सा है एक व्यक्ति के धर्म का। लेकिन आज के समय क्या हो गया है, मैरिज इज मोर लाइक अ लाइफ लॉन्ग कंपेनियन, एक जीवन साथी के रूप में बोला जाता है आज के मैरिज को, कि यार हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके साथ हम पूरी लाइफ अपनी गुजार सके, एक उस व्यक्ति के रूप में मैरिज को माना जाता है। तो जो एम एंड पर्पस ऑफ मैरिज था वो चेंज हो गया है। और रिसेंट स्टडीज़ में ये पाया गया है कि आज के समय मैरिज का जो मेन पर्पस है दैट इज जस्ट टू हैव फैमिली फॉर फ्यूचर, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लीनिएज को मूव फॉरवर्ड करने के लिए मैरिज करी जाती है। इसीलिए आजकल कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मैरिज करी जा रही है। इट इज़ मोर लाइक अ चेंज इन मैरिज सिस्टम। इसके बाद आ जाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज, पर शादी में स्थिरता कितनी है। पुराने समय में डिवोर्स लेने को इतना टैबू माना जाता था, इतना वर्जित माना जाता था कि डिवोर्स होते ही नहीं थे, बहुत ही रेयरली डिवोर्स केसेस देखे जाते थे। लेकिन आज के समय में जैसे जैसे क्या क्या चेंज आ गए हैं, कानूनी लेजिस्लेटिव चेंज आ गए हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का चेंज आ गया है, एडवांसमेंट आ गई है, लोगों में जागरूकता आ गई है, उसके कारण क्या हुआ है, डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए क्या कर सकते हो, एक फैक्ट डाल सकते हो कि कोविड के दौरान डिवोर्स केसेस में कितना % इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर आप ये फैक्ट डालोगे तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा लिखेगा यदि क्वेश्चन आता है कि मैरिज चेंज कैसे हो रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चेंज इन दी एज ऑफ मैरिज। तो पुराने समय में क्या होता था, मैरिज की एज होती थी 6 साल 7 साल, आनंदी बीननी थी ना बालिका वधू में, बस वही वाली चीज़ें होती थी पहले। लेकिन जब से ये कुछ एक्ट्स आए हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसने क्या किया, एज को 18 से हटा के कितना कर 18 कर दिया फीमेल्स के लिए और 21 कर दिया क्या, मेल्स के लिए। लेकिन अभी जो रिसेंट एक्ट आया उसने क्या किया, 2021 के एक्ट ने, उसने क्या किया, फीमेल्स के लिए भी एज को क्या कर दिया है, 21 साल कर दिया है। तो फीमेल्स की एज भी अब कितनी हो चुकी है, 21 साल। लिव इन रिलेशनशिप्स, पहले हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप्स नहीं होते थे। कौन सी मूवी बनी है इसके ऊपर, तो कौन सी मूवी आई थी इसके लिए मूवी आई थी लुका छुपी। और इस मूवी के आने के बाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ही 2010 में बोला कि जो आपका आर्टिकल 21 है जो कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उस आर्टिकल के तहत ये जो आपका लिव इन रिलेशनशिप्स है ये एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये उसके जीवन जीने का अधिकार है और उसको आप छीन नहीं सकते हो। और इसीलिए इस चीज़ को लागू किया गया कि लिव इन रिलेशनशिप्स अलाउ है। देखिए, किसी भी चीज़ को ना अलाउ आप जब करते हो तो समाज में उसका एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो समाज अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे कर लेगा समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट। फिर हम आ जाते हैं फैमिली पे। अब यहाँ से हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है वो है फैमिली, और फैमिली पे ही क्वेश्चन भी इस बार का जो है वो क्वेश्चन भी फैमिली पे ही है। तो देखते हैं भाई फैमिली पे क्या पढ़ना है। फैमिली भी क्या होगा, एक सामाजिक संस्थान, एक सोशल इंस्टीट्यूशन। तो फैमिली परहैप्स नो अदर सोशल एंटिटी अपीयर्स मोर नेचुरल देन अ फैमिली। कोई भी सांस्कृतिक जो इकाई है सामाजिक, वो इतनी प्राकृतिक नहीं दिखती जितनी एक परिवार दिखता है, जितनी एक फैमिली दिखती है। ये सारी चीज़ें हिंदी में आपको अवेलेबल है, मैं कई बार बता चुका हूँ। शायद ही कोई अन्य सामाजिक इकाई परिवार से अधिक स्वाभाविक प्रतीत
होती है। परिवार समाज की एक मूल इकाई है। इट इज़ अ सोशल एंटिटी, ठीक है। इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है क्या? आपकी फैमिली। इट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इमीडिएट सोशल इन्वायरमेंट। ये पहला ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो किससे अपने आप को समाजीकरण करता है? वो उसके लिए सबसे बड़ा एजेंट होती है फैमिली। तो अगर फैमिली नहीं होगी तो किसी व्यक्ति का समाजीकरण उतना आसानी से नहीं हो सकता। तो फैमिली के कारण ही सबसे पहला जो आपका समाजीकरण का तत्व होता है वो होता है फैमिली, ठीक है। फैमिली के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं फैमिली की, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली फैमिली यूनिवर्सैलिटी, ठीक है। यूनिवर्सैलिटी मतलब सार्वभौमिकता। इसका कहने का मतलब है फैमिली एक सोशल यूनिट है जो यूनिवर्सल है और ये बहुत सारे कार्य करती है जो इनडिस्पेंसेबल है किसी इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए। ये ऐसे कार्य करती है जो अपरिहार्य हैं किसी भी समाज या एकल व्यक्ति के लिए, ठीक है। ऐसे कार्य करते हैं, आप इसको समझ लीजिए। सार्वभौमिकता, एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवार सार्वभौमिक है क्योंकि यह कई कार्य करता है जो अपरिहार्य हैं व्यक्ति और समाज के हेतु। तो एक ये सार्वभौमिक या यूनिवर्सल एंटिटी है, सभी जगह पाई जाती है। मेटिंग रिलेशनशिप, मेटिंग रिलेशनशिप हिंदी में इसको कहते हैं प्रजनन संबंध या संभोग संबंध। अब मेटिंग रिलेशनशिप जो फैमिली है वो अलाउ करती है। अ फैमिली इज बोर्न बाय अ रिलेटिवली ड्यूरेबल चैंपियनशिप ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड प्रोक्रिएट्स चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड सोशल नॉर्म्स। सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं कि फैमिली जो होती है वो किससे बनती है? फैमिली बनती है एक हस्बैंड से, एक वाइफ से, और वो सामाजिक मूल्यों के आधार पे आगे अपनी पीढ़ी का विस्तार करते हैं। यही बातें यहाँ पे बार बार कही गई हैं। इमोशनल बेसिस, इमोशनल एक भावनात्मक जुड़ाव हमको यहाँ फैमिली के साथ देखने को मिलता है। एक भावनात्मक आधार देखने को मिलता है फैमिली के साथ। फैमिली मेंबर्स आर इमोशनली बाउंड टू ईच अदर। कैसे? माँ का प्यार बच्चे को, पिता का प्यार बच्चे को, मामा चाचा का प्यार बच्चे को, आपस में रक्षाबंधन आ जाता है तो भाई बहनों के बीच में प्यार। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ब्लड रिलेशन जो किनशिप में पड़ा था उसी में हमको इमोशनल बायस देखने को, इमोशनल बेसिस देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक स्टेटमेंट आपको यहाँ लिखना है, दोज हु वर रिलेटेड बाय ईदर मैरिज और ब्लड टाइज, ये वाला नहीं, ये वाला देखना है, रेडी टू मेक सेक्रीफाइस फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। ये अपने जो लोग हैं परिवार के उनके लिए बलिदान देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए भी रेडी रहते हैं। ये परिवार में एक भावनात्मक जुड़ाव या इमोशनल बेसिस होते हैं। लिमिटेड साइज होता है फैमिली का, लिमिटेड साइज होता है फैमिली का। हस्बैंड वाइफ और उनके चिल्ड्रन एक स्मॉल फैमिली में होते हैं। जॉइंट फैमिली में कई परिवार आपस में जुड़े होते हैं। तो एक सीमित आकार होता है फैमिली का। सोशल रेगुलेशन, सोशल रेगुलेशंस, सोशल रेगुलेशंस का मतलब होता है सीमित आकार, सामाजिक नियम। सोशल रेगुलेशन का मतलब होता है सामाजिक नियम। तो जो परिवार होता है वो कुछ सामाजिक नियमों के तहत ही चलता है। उदाहरण के लिए फैमिली इज रन अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स, इंटर रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस अमंग फैमिली मेंबर्स गाइडेड बाय सोशल एंड लीगल रेगुलेशंस। एक पिता और बेटे के बीच में क्या संबंध होगा, एक पिता और पुत्री के बीच में क्या संबंध होगा। अब देखिए सोशल रेगुलेशंस कई बार इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं। अभी एक न्यूज़ चली है कि एक बेटे ने अपनी माँ के साथ टिकटॉक वीडियो या यूट्यूब रील्स बनाई तो उसकी लोग आलोचना करने लग गए क्योंकि सोशल सैंक्शन उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को। उनको लग रहा है नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो सोशल रेगुलेशन या सामाजिक नियम परिवार को चलाने के लिए कार्य करते हैं। कॉमन हैबिटेशन, एक ही जगह पे रहते हैं। अ कॉमन हाउस होल्ड फॉर इट्स लिविंग, एक ही जगह पे रहते हैं वो। अ सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर, सरनेम देने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर, अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, अर्जुन तेंदुलकर। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स हैं जो आपको डालने हैं एग्जाम में, क्योंकि यही एग्जाम्पल्स आपकी बात को ज़्यादा बेटर प्रूफ करते हैं। ठीक है, फैमिली के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या कार्य करता है एक परिवार। सबसे पहला कार्य आता है फंक्शंस ऑफ अ फैमिली में, रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन, आगे बढ़ाना पीढ़ी को। ठीक है, आगे बढ़ाना, प्रजनन करना, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना, सिंपल वही काम है। प्रोडक्शन एंड रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ द फैमिली एंड इज ऑल्सो कॉल्ड मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ अ फैमिली। ये परिवार का एक प्रबंधन कार्य भी कहा जाता है क्योंकि आगे पीढ़ी को बढ़ाना परिवार का एक कार्य होता है। दूसरा, प्रोविजन ऑफ होम,
It provides home for its members. Entire family is dependent on it for comfort, protection, space and peace. ये अपने एक जो परिवार का कार्य होता है वो कार्य होता है अपने परिवार को घर की सुविधा देना, घर की सुविधा प्रदान करना। और जब ये रहवास की सुविधा प्रदान करते हैं अपने परिवार को, देखिए घर का प्रावधान, परिवार अपने सदस्यों के लिए घर प्रदान करता है और पूरा परिवार इस पर निर्भर होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये इस पे क्वेश्चन है, इसी पे क्वेश्चन है कि परिवार जो है वो सोशलाइजेशन एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ करता, सिखाता है आपको। उदाहरण कैसे दोगे आप यहाँ, उदाहरण कैसे दोगे? सिंपल एग्जांपल्स के साथ उदाहरण देना है। जैसे एक हिंदू फैमिली है मान लीजिए, तो हिंदू फैमिली आपको क्या सिखाती है? शिव, जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाना है। दैट इज़ अ कस्टम। कहाँ से आता है? हमारी फैमिली से आता है। यदि आप मुस्लिम फैमिली हैं तो उसमें नमाज, रोज़ा, ये सब सिखाया जाता है। ये हमारा कस्टम है, हमारा कल्चर है। दिवाली मनाना है, ईद मनाना है, ये सब कहाँ से आता है? ये सब फैमिली से आता है। 2 साल का बच्चा भी फुलझड़ी लेके घुमा रहा है, ये फैमिली कल्चर है जो सोशलाइजेशन और कल्चरलाइजेशन हमको सिखाती है। संस्कृतिकरण और समाजीकरण के तत्व कहाँ से आते हैं? ये आते हैं आपके परिवार से, क्योंकि परिवार क्या है? फर्स्ट बेसिक एंटिटी है जहाँ से समाजीकरण या सोशलाइजेशन का प्रारंभ होता है। यहीं से क्वेश्चन आना है माय फ्रेंड्स, यहीं से क्वेश्चन आना है। इकोनॉमिक फंक्शंस, कुछ आर्थिक कार्य भी हैं। इकोनॉमिक अचीवमेंट, फैमिली हैज़ बिकम मोर कंज्यूमिंग यूनिट देन प्रोड्यूसिंग वन। आजकल ज़्यादा उपभोक्तावादी परिवार हो गए हैं। इकोनॉमिक फंक्शंस क्या हैं? परिवार अपने परिवार बाकी सदस्यों के लिए पैसा कमाते हैं और उसके बाद उसको खर्च करते हैं। ठीक है। एजुकेशनल फंक्शन, भले ही कई प्रकार के आज संस्था खुल गई हैं, लेकिन फिर भी जो परिवार है वो आज भी शिक्षा का सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एजुकेशन है। क्योंकि आज भी जो संस्कार, जो एजुकेशन, जो शिक्षा माता पिता अपने बच्चों को देते हैं वही पूरी लाइफ आगे चलती रहती है। ठीक है, तो ये हमको लिखना है कि एजुकेशनल फंक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। रिलीजियस फंक्शन, वही जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई, रिलीजियस फंक्शन। सोशलाइजेशन और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में आप कई चीज़ें लिख सकते हैं। उदाहरण बहुत सारे लिखते चलिए एक एक करके, वीडियो को थोड़ा स्लो कर सकते हैं आप अगर ये लिखने हो। पहला, अगर आप पूछे समाजीकरण, तो लोगों से ग्रीट कैसे करना है, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है, अपने बुजुर्गों के पैर पड़ने हैं क्या, टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स, ये चीज़ को फॉलो करना है क्या कि नहीं करना है, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना है कि नहीं करना है, ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? सोशलाइजेशन। और सोशलाइजेशन कौन करता है? फैमिली। ये एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा आता है इकोनॉमिक फंक्शंस। एक जो घर का मुखिया होता है, जो लीडर ऑफ द फैमिली होता है, वो पुरानी फैमिली में वो कमाता था, लेकिन आज के समय में न्यू फैमिलीज में क्या देखा जा रहा है? मदर और फादर दोनों ही पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन जीने का स्तर बहुत बढ़ गया है। तो परिवार का एक मुख्य कार्य है इकोनॉमिक फंक्शन या पैसे कमाना। एजुकेशनल फंक्शंस, जो परिवार होता है वो अपनी पीढ़ी को, अपने आने वाले बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको क्या देता है? शिक्षा प्रदान करता है। गुरु की इज्जत करनी है, ये मॉरल एजुकेशन, एथिकल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, ये सारे मूल्य कहाँ से आते हैं? एजुकेशनल फंक्शंस जो परिवार देता है। रिलीजियस फंक्शन में ऊपर बता चुका हूँ, नमाज पढ़नी है कि शिव जी को आपको जल चढ़ाना है, आरती करनी है, कैसे करना है, सब कुछ कौन सिखाता है? परिवार सिखाता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं। और क्वेश्चन यही आएगा कि परिवार जो है वो कैसे मुख्य मूल्यों का या बेसिक वैल्यूज़ को इनकलकेट करता है, आपके जीवन में आधार बनाता है, कैसे? वही चीज़ आपको लिखनी है। उस क्वेश्चन पे अपन डिस्कस भी करेंगे, कंपटीशन जैसा क्वेश्चन रहेगा वो। टाइप्स ऑफ फैमिली, परिवार के कितने प्रकार होते हैं? तो यार देखो, न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली। छोटी फैमिली कैसी फैमिली होगी? जहाँ पे एक हस्बैंड होगा, एक वाइफ होगी, एक हस्बैंड होगा और उन दोनों के अविवाहित अनमैरिड बच्चे होंगे, तो ही उसको स्मॉल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली कहा जाएगा। ठीक है। जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में जहाँ पे कई परिवार, कई पीढ़ियाँ एक साथ रहेंगी, उसको जॉइंट फैमिली कहा जाएगा। बहुत सिंपल है। जॉइंट फैमिली के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कुछ फ़ायदे क्या हैं जॉइंट फैमिली के? तो भाई जॉइंट फैमिली के फ़ायदे हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस या आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। बेसिक नीड जैसे खाना, रहना, कपड़े, ये सब आपस में बढ़ जाता है। सब भाई थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं, सबका पैसा इकट्ठा आएगा, घर का विकास होगा। तो दैट इज़ बेनिफिट ऑफ जॉइंट फैमिली। एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, जो श्रमिक हैं उनका विभाजन हो जाता है। सब व्यक्ति थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, तो सब व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, उदाहरण के लिए
डिवीजन आप देख सकते हो कई परिवारों में देखने को मिलता है। अंबानी फैमिली जो थी, अंबानी फैमिली में अनिल और मुकेश अंबानी, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, बढ़ गया वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हो। अब आ जाता है सोशल इंश्योरेंस, सामाजिक बीमा। जॉइंट फैमिली क्या करती है, आपको एक ऐसा बीमा देती है कि यदि आप बुढ़े भी हो गए ना, तो आपको पालने वाले कोई लोग हैं। आपको अभी अच्छी अच्छी बातें लिखनी है, हमें पता है आजकल के लोग ओल्ड एज होम्स में छोड़ आते हैं अपने पेरेंट्स को, जो कि एक गलत एट्रीब्यूट है, लेकिन जो बदलती सोसाइटी है उसमें लोग पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो सोशल इंश्योरेंस ओल्ड, सिक और इनकेपेबल लोगों को कैसे वो आगे रहेंगे उसके लिए एक बीमा प्रदान करती है एक जॉइंट फैमिली की, कोई ना कोई तो हमको संभाल ही लेगा। इट हेल्प्स सोशल कंट्रोल। द जॉइंट फैमिली एक्ट्स एज एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। द इंडिविजुअल्स आर टॉट टू सबऑर्डिनेट देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू देयर फैमिली इंटरेस्ट। ये एक सामाजिक नियंत्रण पैदा करती है। जॉइंट फैमिली क्या करती है, आपको अपने वर्चस्व को स्थापित, ज़्यादा वर्चस्व बढ़ाने के जगह पे ये कहती है सबके लिए जीना शुरू करो, परिवार को एक समझ के जीना शुरू करो। तो एक व्यक्ति अपने आप में ऊपर नहीं आता है, वो पूरे परिवार के लिए जीना शुरू करता है। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड सोशल कंट्रोल। साथ ही साथ ये क्राइम्स वगैरह को रोकने में भी बहुत हेल्प करती है। इसके बाद प्रमोट्स साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, वही चीज़ है। Joint family through creating a harmonious atmosphere in the family contributes to the development of social solidarity. It provides psychological security to the members, prevents the growth of excessive individual inside the family. ये किसी एक व्यक्ति के वर्चस्व को बनने से रोकती है और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। साइकोलॉजिकल देखिए कैसे, सामाजिक नियंत्रण में मदद, ये तो कर लिया हमने। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को बढ़ावा देता है। संयुक्त परिवार परिवार के सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर सामाजिक एकजुटता में विकास में योगदान देता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, आप एक बार रीड करोगे आप आंसर लिख सकते हो। वीडियो का मुख्य उद्देश्य होता है कि आप एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा डाल सको, क्योंकि एग्जाम्पल्स मटेरियल में नहीं मिलेंगे। कुछ नुकसान भी हैं। रिटार्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जब भी कोई ऐसा परिवार होता है जो संयुक्त परिवार होता है, जॉइंट फैमिली होती है, तो उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति का विकास अपने पूरे स्तर पे नहीं हो पाता। एक लिमिट के बाद वो कहता है यार मैं नहीं कर रहा हूँ, भैया कर लेंगे। उस कंडीशन में पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़, प्रमोट आइडलनेस, आलस की भावना। ये बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जो चीज़ें ज़रूरी हैं बस उतना कर लिया, कोई आगे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं लाइफ में, कुछ प्रोडक्टिव करने में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ उतना ही काम कर रहे हैं जितना जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। बहुत ही मतलब आलसी वाला भाव यहाँ पे आ जाता है। और अंडरमाइंस द स्टेटस ऑफ वुमेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट अंडरमाइंस द स्टेटस ऑफ वुमेन, क्योंकि भारत में एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, एक पितरात्मक व्यवस्था है। और ऐसी व्यवस्था में जब आप देखोगे कि महिलाएं संयुक्त परिवार में हैं, तो वो मुख्यतः एक नौकर, एक दास, एक स्लेव के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। दे बिकम्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपनी पर्सनैलिटी को, क्योंकि वे जो वुमेन है उनका रोल हो जाता है सेकेंडरी और उनको सफिशिएंट फ्रीडम नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद परिवार में क्या परिवर्तन देखे गए हैं। मैरिज में देखे थे परिवर्तन, अब देखते हैं परिवार में क्या परिवर्तन देखे गए हैं। तो परिवार में जो परिवर्तन देखे गए हैं भाई, वो है स्मॉल फैमिली साइज। परिवार जो पहले बहुत बड़े परिवार होते थे, वो अब बहुत छोटे परिवार होने लग गए हैं। कारण क्या है, जीवन स्तर, टेक्नोलॉजी, पाश्चात्य सभ्यता, ये सारी चीज़ें जब भारत में आ रही हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण जो परिवार की इकाई है वो छोटी होती चली जा रही है। द ट्रेडिशनल लार्ज साइज जॉइंट फैमिली विच आर ऑल्सो सोशो इकोनॉमिक यूनिट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज। इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का प्रभाव पड़ रहा है। वेरियस सोशोलॉजिस्ट, द सिटी लाइफ इज़ मोर फेवरेबल टू स्मॉल फैमिलीज। जो शहर का जीवन है वो छोटे परिवारों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि घर बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं, 2 कमरों का घर बहुत महंगा है, इसीलिए शहरों में छोटे परिवार ज़्यादा देखे जाते हैं। चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। पहले ये होता था पति कमाएगा और महिला बैठ के खाएगी, महिला को गृहिणी का काम करना है और पुरुष को कमाने का काम करना है। लेकिन आज क्या देखा जा रहा है, आज महिला भी कमा रही है और पुरुष भी कमा रहा है, और दोनों परिवार को एक साथ चला रहे हैं, क्योंकि जीवन स्तर इतना बढ़ गया है, ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ गया है कि आपको बहुत पैसे चाहिए। तो ये जो रिलेशनशिप था रोल में, वो चेंज हो गया है। लेजिस्लेटिव मेजर्स कुछ लिए गए हैं, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ अर्ली मैरिज एंड फिक्सिंग मिनिमम एज ऑफ मैरिज बाय चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड विडो री मैरिज एक्ट 1856।
आजकल परिवारों में ये देखा जा रहा है कि जो विधवा विवाह है वो भी होने लगा है, पुनर्विवाह भी होने लग गया है, और जो चाइल्ड मैरिज है वो धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन अगर आपको एक ब्रॉड आंसर चाहिए तो आप ये लिख सकते हो, चेंजेस इन मैन वुमेन रिलेशनशिप, वेस्टर्न वैल्यूज़ आ गई हैं, कपड़े पहनने का तरीका बदल गया है, फैमिली में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। उदाहरण के लिए आज की जो फैमिलीज़ हैं वो मदर्स डे और फादर्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं अलॉन्ग विद दिवाली और ईद। तो ये कल्चरल वैल्यूज़ में चेंज आ गया है। आजकल की जो वैल्यूज़ हैं उसमें जो पहले बोला जाता था कि अपने बच्चे को बिठाल के हमने शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, वो नहीं है। आजकल एक नया कंसेप्ट आ गया है, बेबी सिटर। बेबी सिटर का कंसेप्ट आ गया है कि परिवार का जो छोटा बच्चा होता है उसको किसी केयरिंग हाउस में छोड़ जाते हैं और दोनों पति पत्नी काम पे चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें परिवार में चेंज हो रही हैं धीरे धीरे। ये सारी चीज़ें जब हम ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देखेंगे परिवार पे, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है परिवार पे, जब वो चीज़ देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास करीब 11 से 12 पॉइंट होंगे जो मेन आंसर आता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हर साल आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी दो मुख्य चीज़ें ख़त्म होती हैं, एक है हमारा मैरिज और एक है हमारी फैमिली। भाई साहब, अब इसके बाद जो अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपको सिर्फ एक रीडिंग लेनी है। ठीक है, रीडिंग लेनी है, मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ, रीडिंग आपको खुद से लेनी है, नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद ये जो पॉइंट्स है ना, जैसे मान लीजिए आप सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो अब या भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या किसी भी चीज़ पे आता है। उदाहरण के लिए आपसे एक पूछा जाता है कि किसी योजना का, मान लीजिए कोई योजना आ रही है, जनधन योजना का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, समाज पे, तो आप वो कैसे बताओगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होती है स्टेक होल्डर अप्रोच। भारतीय समाज में जो इसको हितधारक होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो हितधारक होते हैं, आप उनको कैसे समझाओगे, ये सारे पॉइंट्स लिख के। वुमेन पे क्या असर पड़ा, बच्चों पे क्या असर पड़ा, बुजुर्गों पे क्या असर पड़ा, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उन पे क्या असर पड़ा, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उन पे क्या असर पड़ा, उसके बाद जो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको क्या असर पड़ा, जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको क्या असर पड़ा, जो भिखारी हैं, गरीब हैं, बेगर्स हैं, भिक्षु हैं, उनको क्या असर पड़ा, और एलजीबीटीक्यू कमेटी, जो समलैंगिक लोग हैं, उनको क्या असर पड़ा, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो नशा करते हैं या किसी न किसी अपराध का शिकार हो चुके हैं, उन पे क्या असर पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। एक सिंपल रीडिंग आपको लेनी है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं भारत के समाज के, और इनके बिना भारतीय समाज नहीं चल सकता। तो हमको देखना है, देखिए अब यहाँ पे कोई भी चेंजेस डिस्कस नहीं किए गए हैं, सिंपली बताया गया है वुमेन ने क्या किया है इतने सालों में। तो वुमेन जो है भाई, उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है वो भी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। उसको जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल हेरेसमेंट, एम्पावरिंग वुमेन इज़ नॉट ओनली मॉरली एसेंशियली, यही सारी बातें कि महिलाओं के साथ कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और जो महिलाएं हैं वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन उनका धीरे धीरे कुछ जगहों पे पतन भी देखा जा रहा है। महिलाएं एक अलग से टॉपिक है, पूरा महिलाओं पे अलग से पूरा लेक्चर होने वाला है। वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एक पूरा टॉपिक है आपका सोसाइटी में, वो हमको अलग से पढ़ना है, उस पर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, फिर चिल्ड्रन राइट टू एजुकेशन एक्ट, फ्यूचर सिटीजन है, भविष्य के लोग हैं, उनके शिक्षा देना ज़रूरी है। शिक्षा देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमको मानव पूंजी का निर्माण करना है, ह्यूमन कैपिटल बनाना है। ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए ज़रूरी है, कुछ संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, यही सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। सीनियर सिटीजन के लिए उनको क्या ज़रूरत है, सीनियर सिटीजन को। शेड्यूल कास्ट, अब देखिए शेड्यूल कास्ट में ये टर्म साइमन कमीशन ने दिया था, ये सारी बातें हरिजन, महात्मा गांधी ने हरिजन बोला था, ये सारी आप पॉलिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। एक बार आप इसको रीड कर लोगे, बहुत ईजी हो जाएगा, सिंपली एक रीडिंग मारनी है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये आर्टिकल 231 रिजर्वेशन पॉलिसी, 89th अमेंडमेंट, आर्टिकल 388 338, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बाद के क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी, जहाँ पे आप इनको यूज़ करोगे। शेड्यूल ट्राइब्स, सिमिलर चीज़ें हैं। ओबीसी, मंडल कमीशन, 27% रिजर्वेशन दिया जाता है। माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के बाद आप माइनॉरिटीज़ आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज़ के लिए। बेगर्स,
LGBTQ कम्युनिटी हम पहले ही अभी बात कर चुके हैं, इसको हम समझ लेते हैं। विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, ऐसे लोग जो किसी नशे पत्ते की आदत में लगे हुए हैं या जिनके साथ कोई अपराध हो चुका है, जो विक्टिम्स हैं किसी अपराध के, ऐसे लोग। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो यहाँ मिसिंग है, जैसे एक होते हैं आपके PWD, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, विकलांग लोग, उनको क्या असर पड़ा, उनके साथ क्या समस्याएं, एक वो लोग भी होते हैं यहाँ पे। और एक नई कैटेगरी अभी जोड़ दी गई है EWS, आर्थिक रूप से जो थोड़े से विषम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। PWD का मतलब है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और ये है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये दो अलग से जोड़े गए हैं यहाँ पे, तो आप इनको भी अलग से लिख सकते हो। ठीक है, तो इतने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। जब भी किसी चीज़ पे पूछा जाएगा कि फलानी चीज़ का क्या असर पड़ा, सिंपल से किसी भी चीज़ का पूछा जाए, मान लीजिए क्लीन इंडिया मूवमेंट का क्या असर पड़ा, तो आप सबके आधार पे बताओगे किस पे क्या असर पड़ा, वो क्वेश्चन ज़्यादा बेटर आपको लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं आपको डेडलाइन दे रहा हूँ इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का आंसर आज जो तारीख है उससे, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है उस दिन से आप मुझे मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अंदर आप मुझे इसका आंसर भेज दोगे। ठीक है, 2 दिन में आंसर भेजोगे तो आपका आंसर चेक होगा, प्लस आपका जो रैंक है वो भी आएगा, नहीं तो आपका रैंक नहीं आएगा। क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल। जो परिवार है उसका किसी व्यक्ति के मूल्य निर्माण में या कैसे मूल्य प्रणाली को विकास में परिवार की भूमिका पर चर्चा करनी है आपको, कैसे मूल्य का निर्माण होता है। हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, पहली इकाई है, शिक्षा देती है, समाज में कैसे रहना है, संस्कृति के बारे में सिखाती है। तो आप कैसे बांट सकते हो क्वेश्चन को, आप डिवाइड कर सकते हो, सोशल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़, एजुकेशनल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, बांट सकते हो ना ऐसे, इकोनॉमिक वैल्यूज़, हर तरीके से बांट सकते हो। उदाहरण कैसे दोगे, जैसे मान लीजिए आपने बांटा इकोनॉमिक वैल्यूज़ जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी होती है, जहाँ पे कास्ट का बहुत चलन होता है, तो वहाँ पे देखा जाता है कि जैसे सिंधी जो फैमिलीज़ होती हैं वो जनरली क्या करती हैं, बिजनेस को ही प्रमोट करती हैं, वो आगे चल के दुकान ही चलाएंगे, दैट इज़ इकोनॉमिक वैल्यूज़। समझ में आ रहा है। कल्चरल वैल्यूज़ हमने ऊपर डिस्कस किया, रिलीजियस वैल्यूज़ हमने ऊपर डिस्कस किया, मॉरल वैल्यूज़ पैर पड़ने हैं बड़ों के, आदर करना है उनका, मॉरल वैल्यूज़ हो गई। एथिकल वैल्यूज़, हमेशा सच्चाई का साथ देना है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, इन सारी बातों को फॉलो करना है, ये आपकी हो गई एथिकल वैल्यूज़। तो इस तरीके से आप उसको बांट के लिखिए, एक बेहतर आंसर आप मुझे प्लीज़, और इसको आपको लिखना है 250 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। तो जो बेस्ट क्वेश्चन होगा उसको मैं हाईलाइट भी करूंगा, एक मॉडल आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये आंसर मुझे आपको अगले 2 दिन में लिख के देना है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो जिस दिन अपलोड हुआ है उससे 2 दिन बाद इस वीडियो का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो करते रहिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, स्टेटस वगैरह लगाइए, स्टोरी लगाइए। आपकी एक स्टोरी लगाने से शायद हमारा चैनल और जल्दी ग्रो करे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और सोसाइटी के पुराने वीडियोज़ भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका भी डिटेल जो पूरा नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप दोनों डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।